नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सितंबर क्वार्टर के लिए जीडीपी का डेटा सामने आ गया है और फिस्कल ईयर 23-24 की दूसरी तिमाही में भारत की इकोनॉमी ने 7.6% की ग्रोथ रेट दिखाई है। एक साल पहले सेम क्वार्टर में भारत का ग्रोथ रेट 6.2% पर था और करंट फिस्कल ईयर की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 7.8% रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी करंट फाइनेंशियल ईयर की जुलाई सितंबर तिमाही में करंट प्राइस के बेसिस पर 9.1% की रेट से बढ़ा है, जबकि एक साल पहले सेम ड्यूरेशन में ग्रोथ 7.2% थी। अब जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिस पर दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट 7.2% रहा है और फर्स्ट क्वार्टर में जीवीए बेसिस पर ग्रोथ रेट 7.8% रहा था। अब एक साल पहले सेम क्वार्टर में ये ग्रोथ रेट 5.4% था और Q2 में रियल जीडीपी 41.74 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 38.78 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह ये ग्रोथ रेट 7.6% पर आ चुकी है, जो कि अनुमान से ज्यादा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार तेजी अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में रिकॉर्ड तोड़ एक्शन देखने को मिला। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी आज करीबन 135 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 20,267 पे जाके बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो सेंसेक्स में करीबन 500 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 67,481 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आईटीसी करीबन 3.06% की तेजी के साथ आज का टॉप गेनर बना। वहीं विप्रो करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। बीएससी के 30 शेयर्स में से 18 शेयर्स आज हरे निशान पे जाके बंद हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद हो जाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले आई एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खुश कर दिया है। राजस्थान और एमपी में सभी एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बता रही हैं। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार या बढ़त दिख रही है तो कुछ में कांग्रेस आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है, हालांकि इन आंकड़ों में बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106, बीजेपी को 80 से 100 और बाकियों के खाते में 9 से 18 सीटें जा सकती है। मतलब कांग्रेस राजस्थान में 30 साल का पुराना ट्रेंड तोड़कर वापसी कर सकती है। एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, यानी एक बार फिर लोगों को शिवराज सरकार पर भरोसा दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब शेयर मार्केट में आईपीओ को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। नए रूल्स के आने से आईपीओ लिस्टिंग के लिए आज से T+3 का रूल मैंडेटरी हो गया है, यानी 1 दिसंबर से खुलने वाले सभी आईपीओ के इशू बंद होने के 3 दिन बाद मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। इससे पहले ये 6 दिनों यानी कि T+6 का टाइम मिलता था। अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग को लेकर इस साल अगस्त में टाइम ड्यूरेशन घटाने को लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया था। अब आईपीओ लिस्ट होने और बिजनेस की टाइम ड्यूरेशन कम किए जाने से इशू जारी करने वालों के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी काफी ज्यादा लाभ होगा। सेबी ने इस फैसले से इशूअर्स को जो फंड जुटाए हैं वो उन्हें जल्दी मिल पाएंगे। इससे बिजनेस करना आसान होगा और इन्वेस्टर्स को भी अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कैश जल्दी हासिल करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसके अलावा जिन इन्वेस्टर्स को इशू नहीं मिला है उनका अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में जल्दी से अनलॉक हो जाएगा। साथ ही सक्सेसफुल बिडर्स जल्दी लिस्टिंग होने पर स्टॉक को लेकर अपनी कॉल पर बाय, सेल या फिर होल्ड का फैसला ले सकेंगे। अब सस्ता होगा आपका एयर ट्रैवल। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूल प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सरकारी और मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है, लेकिन साथ ही एयर फ्यूल की कीमतों में कटौती की है। ओएमसीज ने 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 21 रुपीस का इजाफा किया है, लेकिन दूसरी तरफ एयर फ्यूल की कीमतों में करीबन 5,189 रुपीस प्रति किलोलीटर की कटौती की है। न्यू रेट्स आज यानी कि 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से 15 दिनों में पेट्रोलियम प्राइस का रिव्यू किया जाता है। इससे पहले कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 16 नवंबर को करीबन 57 रुपीस कम किए थे। कीमतों में बदलाव के बाद दिल्ली में इसका प्राइस 1796, कोलकाता में 1908, मुंबई में 1749 और चेन्नई में 1968 रुपीस पर सिलेंडर हो गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बाकी के कमर्शियल कंज्यूमर पर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एयर फ्यूल की कीमतों में लगातार कटौती का असर एयरफेयर में देखने को मिल सकता है। लंबे समय से बंद पड़ी एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट के सीईओ ने अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दिया। आपको बता दें कि कंपनी के सीईओ कौशिक खोना ने अपने सीईओ पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। इसकी जो कंफर्मेशन है वो खुद कौशिक खोना ने अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को ईमेल के थ्रू दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2023 कंपनी में उनका आखिरी दिन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के जोशीमठ के रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की जाएगी
वो 1080 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी और इस फंडिंग को एनडीआरएफ के रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन विंडो के थ्रू दिया जाएगा। इसके अलावा जो बैलेंस अमाउंट की फंडिंग की जाएगी वो उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इस फंडिंग में जो एनडीआरएफ के विंडो के थ्रू फंडिंग की जाएगी वो 126 करोड़ रुपए की जाएगी। इसके अलावा 452 करोड़ रुपए की जो फंडिंग की जाएगी वो स्टेट बजट के थ्रू की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को जीएसटी डिमांड नोटिस में मिली राहत। 6000 करोड़ रुपए के जीएसटी डिमांड मामले में कंपनी को कोलकाता हाई कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिला है। डेल्टा कॉर्प, जो कि पहले एरो वेबटेक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा नाम है। कंपनी ऑफशोर कसिनो चलाती है और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी देती है। ये डेल्टा कसिनो के तहत कसिनो और होटल ब्रांड्स भी चलाती है। अब आपको बता दें कि डेल्टा कॉर्प की सब्सिडी डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड को सितंबर से कोलकाता जीएसटी डिपार्टमेंट से 6348 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस मिला था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी गेमिंग कंपनियों की तरफ से टैक्स चोरी को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है और इन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई गेमिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज को जीएसटी डिमांड नोटिस भेजे हैं। अब इस खबर के आने के बाद डेल्टा कॉर्प के शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। क्या आप जानते हैं कि देश में वो कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है? अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में टाटा ग्रुप सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। ये 9.35 लोगों को रोजगार देने वाला बिजनेस ग्रुप है। टाटा ग्रुप में भी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर उसके सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है। ये 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। ये वो कंपनी है जो रोजगार देकर 3.83 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार चलाती है। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल केमिकल से लेकर रिटेल सेक्टर में काम करती है। इसके एम्प्लॉयज की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद आईटी सेक्टर की एक और बड़ी कंपनी इन्फोसिस है, जो देश में 3.35 लाख लोगों को नौकरी देती है। देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई साइट भी इसी कंपनी ने तैयार की है। क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कौन ज्यादा अमीर है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के पास बहुत पैसा है और वो पीएम मोदी से ज्यादा अमीर है। भारत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी संपत्ति के मामले में राहुल गांधी से बहुत पीछे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़ी संपत्ति के मालिक है। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 2.23 करोड़ की संपत्ति है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास करोड़ों की दौलत है। उनके पास कुल 14.85 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा पीएम मोदी के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं। इन अंगूठियों की कीमत 1.73 लाख बताई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी जमीन है। उनकी एक जमीन गांधीनगर में थी, जिसे उन्होंने दान कर दिया था। वहीं राहुल गांधी के पास भले ही बड़ी संपत्ति हो, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है। कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ में खुद इस बात को स्वीकार किया था। राहुल गांधी को विरासत में 2.34 करोड़ की जमीन मिली है, जो दिल्ली के महरौली में है।